Assalamu alaikum class. My name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your main teacher and instructor of agriculture economics Econ 4140 from University of Education Lower Mall campus Lahore. ओके क्लास, आज हम मिलर्स मॉडल पढ़ेंगे। हमने पहले दो डुअल इकोनॉमिक मॉडल पढ़े हैं जिसमें एक डाइकोटमी ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर डिबेट हम पढ़ते रहे हैं। और फिर हमने बात की कि किस तरह डिस्क्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एक नॉट विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो नज़र नहीं आती, बट देयर इज़ अ अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। और फिर ख़ास तौर पे जो हमने पीछे दो मॉडल लुईस मॉडल और फाइडेनस मॉडल की हमने बात की थी, उसमें हमने कहा था कि जब लेबर एग्रीकल्चर से मूव करके इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाती है तो जो एग्रीकल्चर की आउटपुट के ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ता, और इसलिए वहाँ से मूव करती है जो आपकी लेबर मूव करती है, क्योंकि उनके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती है। हम कहते हैं इसलिए कि वो मूव करती है टुवर्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इस तरीके से एक डेवलपमेंट फेज़ जो है वो स्टार्ट होता है। और इस डेवलपमेंट फेज़ से आगे फिर जो है वो किस तरीके से अगर हम बात करें थ्री फेज़ मॉडल की, हमने फाइडेनस मॉडल की बात की कि एक ऐसी थर्ड फेज़ आती है जिसमें वो कमर्शलाइजेशन की तरफ कंट्रीज़ मूव कर जाती है, एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाती है, और एग्रीकल्चर जो है वो सरपास कर जाती है इंडस्ट्रियल सेक्टर को, और उसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ग्रेटर होती है इंडस्ट्रियल सेक्टर से। बहरहाल जो पॉइंट था, जो क्रिटिसिज्म थे फाइडेनस के और लुईस मॉडल के, और उसके बाद एक जॉस्टन मॉडल भी था, उसमें भी उसने कवर किया फाइडेनस मॉडल की फ्लास को, लेकिन उसमें भी कुछ फ्लास थे कि इन्होंने एग्रीकल्चर को एक ट्रेडिशनल और कहा था कि जो इसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती है, और जब यहाँ से लेबर मूव करती है तो वहाँ की आउटपुट के ऊपर इतना फ़र्क नहीं आता। तो मिलर ने कहा था कि ऐसा नहीं है। इसका भी जो है जो मॉडल है वो थ्री फेज़ मॉडल है, और इसको आज हम पढ़ेंगे कि मिलर मॉडल का थ्री फेज़ मॉडल क्या होता है। और ख़ास तौर पे अगर हम मिलर मॉडल की समरी की बात करें तो इसने कहा था कि ऐसा नहीं है, जब लेबर जो है मूव करती है टुवर्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर, जब एग्रीकल्चर से लेबर जो है वो निकाली जाती है, उसकी आउटपुट बहरहाल अफेक्ट होती है। और उसने कहा था कि सब्सिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट की वजह से, जब देखें ना कि अगर एग्रीकल्चर से जब लेबर जो है मूव करेगी तो जो फार्मर है, अगर एग्रीकल्चर की प्राइसेस रेज कर जाती है, जो लेफ़्ट ओवर फार्मर है उनकी इनकम इंक्रीज़ कर जाएगी। और अगर चाहे नई एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में आए या ना आए, डिस्क्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, तो क्या होगा, जब लेबर वहाँ से मूव कर जाएगी तो वहाँ पे रिमेनिंग लेबर जो है उसकी प्रोडक्टिविटी जो है, उसकी जो इनकम है, वो जो इनकम है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। और हो सकता है जब इनकम इंक्रीज़ करती है तो लोग ज़्यादा लेजर टाइम अवेल करना चाहते हैं। तो जब इनकम उनकी इंक्रीज़ होती है तो वो एग्रीकल्चर को टाइम कम देते हैं, तो क्या होगा, उससे एग्रीकल्चर की आउटपुट अफेक्ट होगी, डिक्रीज़ करेगी। तो ये आइडिया है बिहाइंड द मिलर मॉडल। तो इसको हम आज ग्राफिकली डिटेल से पढ़ेंगे। उसने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से और यूटिलिटी मैप से इसको जो है इंडिफरेंस कर्व से इसको साबित करने की कोशिश की है। इट्स मोर टुवर्ड द माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसको आज हम पढ़ेंगे। इसका फ़ेज़ वन हम इस 2 से 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे, और फिर हम उसके सेकंड और थर्ड फेज़, और उसमें अगर कोई क्रिटिसिज्म हुई तो हम उसके 39 और 40 लेक्चर्स में उसको कवर करेंगे। ओके जी, जो हमारा जो मिलर मॉडल है, मिलर जो है ही इज़ अ प्रोफेसर, और इसने बहुत सा वर्क किया, ख़ास तौर पे जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो डेवलपमेंट की फेजेस है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, और ख़ास तौर पे इसने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा काम किया। और
इसकी जो मतलब काम था एकेडमिया में, और इसने जो पेपर लिखे, बुक लिखी, और ख़ास तौर पे जो एग्रीकल्चर इकनॉमिक्स के ऊपर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर इसने जो वर्क किया था, इसके ऊपर इसको 1967 में द बेस्ट पब्लिश्ड रिसर्च अवार्ड भी दिया गया था। और ये पायनियर वर्क था टुवर्ड द थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो इन दिस पेपर ही टेक्स इशू विद द एक्सेप्टेड जो लिवस के और फाइरेनस मॉडल के जो एक्सेप्टेड थीम्स थे, उसको उसने जो है वो क्रिटिसाइज़ किया, एंड टेंड टू मिनिमाइज द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम ऑफ हाउ सरप्लस इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर। और इसने इस मेन पॉइंट के ऊपर जो इसने कहा था, जो फाइरेनस ने और लिवस ने कहा था, उसको इसने कहा कि टेंड टू मिनिमाइज द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम ऑफ हाउ सरप्लस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर। दोनों ने यही कहा था ना कि एग्रीकल्चर से लेबर को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है, उसको डेवलपमेंट के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको इसने जो है वो डिटेल से स्टडी किया, और इसके ऊपर अपनी इसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो 3-4 डेकेड तक इसने काम किया। तो जो इसमें इसने सबसे ज़्यादा जो इसकी इस आइडिया की बेस पे अमेरिकन एग्रीकल्चर एसोसिएशन ने इसको, जो इसकी बुक जो है द इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसके ऊपर पब्लिकेशन ऑफ इंडोरिंग क्वालिटी का अवार्ड दिया, राइट। और इसके बाद जो है अगेन इन 1986 में द एसोसिएशन जो है अमेरिकन एसोसिएशन इंडोरिंग क्वालिटी के ऊपर फिर एक दफ़ा, पहली दफ़ा जो है ना ये पहला था जो इंडोरिंग क्वालिटी का इसने अवार्ड जो है विन किया। तो ये था इसका जो है वो बेसिक वर्क था एग्रीकल्चर के ऊपर, ये इसके अवार्ड्स थे, राइट। और इसकी कंट्रीब्यूशंस काफ़ी ज़्यादा है। प्रोफेसर मिलर spent a lifetime analysis the nature and role of agriculture in the process of economic growth and attempting to determine the scope of synthesizing an agriculture role into the mainstream of development thought. He has continuously argued for treating agriculture as a separate important sector in the theories of development, because of the growth of agriculture depends not only on the sector itself but also on what happens in the role of the on the rest of economy। और इसने ख़ास तौर पे ये कहा था कि एग्रीकल्चर को एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे देखा जाए, और इसकी जो ग्रोथ है इसकी, और ख़ास तौर पे इसका एम्फिसाइज रहा है कि टैक्सेशन के ज़रिए और लैंड रिफॉर्म्स के ज़रिए और टेक्नोलॉजी के ज़रिए एग्रीकल्चर को डेवलप किया जा सकता है। एग्रीकल्चर को एक सेपरेट इंडस्ट्री कंसीडर करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा पुश दिया जाए रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजिकल कैपिटल, इसको पुश दिए जाएं, क्योंकि इसने ये भी ऑब्ज़र्व किया था कि ये एग्रीकल्चर जो बैकवर्ड एग्रीकल्चर्स हैं, इसमें इसने इसको अगेन एक नए तरीके से डिफ़ाइन किया, और ख़ास तौर पे जो पहले स्कर्ट्स की डेफिनेशंस और ट्रेडिशनल डेफिनेशंस आ रही थी उसके ऊपर इसने अगेन वर्क किया, और उसने कॉमनैलिटी निकाली। ये मिलर ने कॉमनैलिटी निकाली कि एग्रीकल्चर में पूरी दुनिया में स्मॉल फार्म की या बिग फार्म्स की कॉमनैलिटीज़ क्या हैं, और उसने कहा कि इस हिसाब से इसको ट्रीट किया जाए, राइट। और फिर इसने कहा था कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसने जब नोट किया कि जो बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है कि जो कैपिटल है इट इज़ बीइंग यूज्ड बट इन अ वेरी रफ फॉर्म, राइट। और इसने कहा था कि दैट्स वाई कैपिटल अगर यूज़ भी हो रहा है स्मॉल फार्मर या लार्ज फार्म के ऊपर, उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा सका, और यही वजह है उसने ये कहा था कि जो फर्टिलाइज़र का इम्पैक्ट भी है वो इतना विजिबल नहीं है। और हमने तो ग्रीन रेवोल्यूशन में और इन चीज़ों में पढ़ा कि ये हो गया और बहुत ज़्यादा कैपिटल आया और फर्टिलाइज़र आए और मेडिकल सीड्स आई, जिसकी वजह से जो है एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बूस्ट हुई। तो ये चीज़ें थी, इसके ऊपर इसने वर्क किया, और फिर इसने एनालाइज़ किया कि एग्रीकल्चर की कैपिटल है इसको सही फॉर्म में यूज़ नहीं किया जा रहा। और फिर इसने ख़ास तौर पे अपने कंसेप्ट्स को, अपनी चीज़ों को इसने एक
माइक्रो लेवल पे, एक फार्म लेवल पे इसने उस चीज़ों को साबित करने की कोशिश की कि किस तरह प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और आइसो यूटिलिटी मैप जो होता है, जिससे जो यूटिलिटी कर्व्स होती हैं, जो इंडिफरेंस कर्व्स होती हैं, हम दो गुड्स के दरमियान इंडिफरेंस कर्व्स आपने अपनी बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे कि किस तरह इंडिफरेंस कर्व्स दो चीज़ों के दरमियान दो ट्रेड ऑफ बनता है। इसने कहा था कि इसी तरह एग्रीकल्चर के दरमियान भी, कि एग्रीकल्चर फार्मर जो होता है वो लेयर टाइम और प्रोडक्शन टाइम के दरमियान जो है वो सब्सिट्यूशन उसकी होती है, मार्जिन रेट ऑफ सब्सिट्यूशन होती है। और इसके ऊपर इसने वर्क किया और फिर इसने कहा कि जहाँ पे इक्विलिब्रियम, ऑप्टिमल यूज़ ऑफ लेबर कहाँ पे होता है। तो ये इसकी कंट्रीब्यूशंस थी, ये इसका वर्क था जो मैंने आपको बैकग्राउंड में और इसके वार्स में और इसकी लाइफ टाइम में बताया। और गाल्बन मिलर जो है वो पाइड में एक दफ़ा आया था और इसका एक इसके वर्क के ऊपर एक बुक भी है जो पाइड के किसी प्रोफेसर ने लिखी थी, इसके वर्क के ऊपर ही, कि कितनी इसकी बुक्स थी, कितनी इसकी चीज़ें थी, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, उसमें उसका बुक का नाम और उसके लिंक वगैरह शामिल होंगे। तो ये आप डिटेल में प्रोफेसर मिलर की जो है वो लाइफ के बारे में और उसके वर्क के बारे में पढ़ सकते हैं। और ये बड़ा क्लासिक वर्क आपको, ख़ास तौर पे जिन बच्चों को इशू होता है कि हमने अगर एग्रीकल्चर में, जो ख़ास तौर पे जो एग्रीकल्चर इकनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि हम किस फील्ड में जा रहे हैं, माइक्रो में जा रहे हैं, मैक्रो में जा रहे हैं, डेवलपमेंट एग्रीकल्चर की किस फील्ड में के आगे जा रहे हैं। तो ये वर्क उनको बड़ा हेल्प करेगा कि किस तरह फोकस्ड रहा जा सकता है। तो प्रोफेसर मिलर का, और ख़ास तौर पे जो पाइड ने उनके ऊपर जो है वो जो उसके ऊपर एक शॉर्ट बुक लिखी है, उससे आपको पता चल जाएगा कि एक बंदा किस तरह फोकस्ड और स्पेशलाइज्ड रह के एक ही काम करके जब 30-40 साल काम करता है तो वो बहुत एक सेमिनल प्रोफेसर वो खुद भी बन सकता है। बहरहाल आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी, इन स्लाइड्स में भी है। तो प्रोफेसर मिलर जो है वो लेटेस्ट फॉर्म, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, के लेटेस्ट फॉर्म ऑफ डाइकोटमी जो हम पढ़ रहे हैं, जो डुअल बिहेवियर ऑफ डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं, जो हम डिबेट कर रहे हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, उसमें प्रोफेसर मिलर का एक सिग्निफिकेंट रोल है। अच्छा जी, मिलर ने जो अपने एग्रीकल्चर, मिलर डिवाइड्स एग्रीकल्चर टू फॉल इन वन ऑफ द 3 फेजेस। उसने भी 3 फेजेस में इसको डिफ़ाइन किया था। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, जैसे आज हम पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजिकल डायनामिक एग्रीकल्चर या लो कैपिटल टेक्नोलॉजी सेकंड फेज़, और टेक्नोलॉजिकली डायनामिक एग्रीकल्चर हाई कैपिटल टेक्नोलॉजी, ये थर्ड फेज़ में आती है। इसके ये 3 फेजेस हैं। आज हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। अच्छा जी, इसने ख़ास तौर पे जो हमने बात की है कि जो इसने मिलर ने मिलर्स डेफिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इज़ मच डिफरेंट फ्राम गिवन बाय स्कर्ट्स। ही डज नॉट डिफाइन द एग्रीकल्चर इन द सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। जो हम कहते हैं ना कि एक ऑप्टिमल, एक इक्विलिब्रियम होता है, एक ऐसी प्राइस होती है जिसमें जो है वो एग्रीकल्चर या कोई भी आउटपुट है क्लियर हो जाती है। लेकिन फॉर मिलर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इज़ अ बैकवर्ड लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। और इसने पहली दफ़ा ये जो कहा कि ये एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर बैकवर्ड यानी कि लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है, दैट यूज़ कैपिटल बट इन अ वेरी क्रूड फॉर्म, राइट। इट इज़ नॉट सिंपली अ स्टैग्नेट एग्रीकल्चर, जो स्कर्ट्स ने कहा था। स्कर्ट्स ने कहा था कि एक स्टैग्नेट एग्रीकल्चर होती है, इसने ऐसा नहीं कहा था। उसने कहा था ये लेबर इंटेंसिव ज़रूर होती है और कैपिटल भी यूज़ करती है। आप देखें गांव वगैरह में किसी चले जाएं जो बैकवर्ड एग्रीकल्चर को यूज़ कर रहे हैं, तो फिर भी वो कोई ना कोई मतलब फर्टिलाइज़र हो गया, दूसरी चीज़ें होगी। अगर वो बुल भी यूज़ कर रहे हैं फार्म प्लाव के लिए, खेती बाड़ी के लिए, अगर बैल भी वो यूज़ कर रहे हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ कैपिटल, राइट। तो लोहे का यूज़ आज मतलब जो बहुत ही ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो उस लेबर इंटेंसिव ज़रूर है, लेकिन उनमें टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और रफ फार्म में, क्रूड फार्म में यूज़ हो रही है। अकॉर्डिंग टू मिलर, फार्म ऑर्गेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर through different countries because of different physical, economics and social factors.
हैव सम कॉमन फीचर आल्सो। इसने कहा कि ऑल दो जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है फिज़िकल, इकोनॉमिक और सोशल इन्वायरमेंट्स की वजह से डिफरेंट होती है, पाकिस्तान की इंडिया से डिफरेंट है, हमारी जो है स्मॉल स्केल ख़ास तौर पे अमेरिका से डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट होती है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कॉमनैलिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द फार्म्स आर कल्टिवेटेड बाय द फार्मर्स विद देयर फैमिली लेबर। ये इसकी सबसे पहली जो है इसने नोट किया कि इसमें एक कॉमन पॉइंट जो है वो फैमिली लेबर के साथ एग्रीकल्चर को कि बड़ा मतलब बेसिक पे जाके इन चीज़ों को वो आगे लेकर आया है। इवन द कैपिटल इज़ प्रोवाइडेड बाय द फार्मर फ्रॉम हिज ओन सोर्स। और सेकेंड इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है कि जो भी वो कैपिटल अप्लाई कर रहा है अपनी फार्मिंग के ऊपर वो अपने ही सोर्सेज से कर रहा है। और सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक्स जो नज़र आता है मोस्टली पाकिस्तान की एग्रीकल्चर में, तो इसमें फैमिली लेबर ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और फिर इसने कहा था कि जो फार्म्स है आर जनरली स्मॉल इन साइज एंड वर्क फोर्स पर फार्म इज़ हायर ऑन दीज फार्म, कि स्मॉल साइज होते हैं और वर्क फोर्स जो होती है लेबर, एक फार्म के ऊपर लेबर जो है वो हायर होती है व्हेन कंपेयर विद दैट इन हाई इनकम कंट्रीज़। कि जब डेवलपिंग कंट्रीज़ का डेवलप्ड कंट्री के हिसाब से हिसाब लगाया जाए तो जो वर्क फोर्स है पर फार्म डेवलपिंग कंट्रीज में हायर है एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री। दीज फीचर रिजल्ट्स इन लो प्रोडक्टिविटी। और ये इस तरह के फीचर्स है, फैमिली लेबर्स, बच्चा है उसको फार्म पे ले गए, वो जो है वो जानवरों की रेयरिंग करता है, वो बकरियां चराता है, वो दूसरी चीज़ें जो है फार्म को मैनेज करता है। तो इससे क्या होगा कि ये जब पूरी दुनिया इस चीज़ को जब कहते हैं कि चाइल्ड लेबर जहाँ पे हो तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी लॉस होती है, क्वालिटी रिड्यूस होती है। तो ये फीचर्स की वजह से उसने कहा कि देयर इज़ अ लो प्रोडक्टिविटी एंड लो इनकम इन दीज फार्म सो फार एज रिसोर्स एलोकेशन ऑन दीज फार्म्स इज़ कंसर्न। जब रिसोर्स की बात, रिसोर्स एलोकेशन की बात की गई तो मिलर और स्कल्स एक ही पेज के ऊपर थे। अकॉर्डिंग टू हिम resources are optimally allocated on these farms. According to Miller, land and labor constitute the major inputs. और थर्ड मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी जो एक हम कहते हैं कि जो फार्म करेक्टरिस्टिक्स है वो लैंड एंड लेबर कंस्टिट्यूट द मेजर इनपुट्स ऑन दीज फार्म्स। द कैपिटल इज इन अ वेरी रूड फार्म, इट्स अ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमन लेबर एंड देयर फॉर इट्स प्रोडक्टिविटी इज़ क्वाइट लो। और इसने ख़ास तौर पे कहा था कि इस प्रोडक्टिविटी क्यों लो होती है, तो वो इसने इस चीज़ की जो है वो कहा था कि चूँकि चाइल्ड लेबर है, फैमिली लेबर है और फिर स्मॉल साइज़ है और फिर उसके जो ख़ास तौर पे ये जो करेक्टरिस्टिक्स उसने एग्रीकल्चर की बयान की थी, इनकी वजह से प्रोडक्टिविटी लो होती है, राइट। इसके बाद जो उसका इसने इस अपने इस थीसिस को जो वो एग्री नहीं करता था, इसका थीसिस एक्चुअली ये था कि द अमाउंट ऑफ लेबर टू बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर इज़ नॉट टू बी डिस्कस्ड। कि ऐसा नहीं है कि एक अनएम्प्लॉयमेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है कि वो नॉट विजिबल है, कंसील्ड है, हिडन है, ऐसा नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट जैसे बहुत से ऑथर्स ने ये कहा, पिछले ऑथर्स ने, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट होती है लेकिन नज़र नहीं आती, राइट। तो इसने कहा था कि ऐसा नहीं है, नज़र भी आती है और ये चीज़ें होती हैं। और उसने जो लॉ, इस चीज़ को इसने दो चीज़ों, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से और एसओ यूटिलिटी मैप से इसने साबित किया, जिसे हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। और इसने जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू द लेबर के इसके ऊपर जब सबसे पहले पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी एंड इनकम फॉल्स एज मोर एंड मोर लेबर इज़ यूज टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट, के द मेन इनपुट applies in such an agriculture as land is limited and so there is a capital. Additional labor force is the only source of increasing income. कि एग्रीकल्चर में एडिशनल लेबर फोर्स के ये एक एडिशनल इनकम का मेजर सोर्स है इन एग्रीकल्चर सेक्टर में। However, due to the application of law of diminishing return to the labor, के जो एप्लीकेशन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग लेबर है
पर कैपिटा ये एक वजह है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कि जैसे जैसे आप लेबर ज़्यादा अप्लाई करते रहते हैं तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न सेट हो जाता है। और ये भी एक वजह है पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है और इनकम डिक्रीज़ होती है एज मोर एंड मोर लेबर इज़ यूज टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट। तो हालांकि उन्होंने तो कहा था कि ये कंसील्ड होती है, हिडन होती है, लेकिन इसने कहा कि जैसे जैसे हम ज़्यादा लेबर इस्तेमाल करते हैं तो ये भी एक वजह है जो आपकी जो पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी और इनकम जो है एग्रीकल्चर में फॉल होती है। मिलर डिपिक्शन रिगार्डिंग कैपिटल लेबर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, और इसने मिलर डज एडमिट दैट इन एग्रीकल्चर सेक्टर सम नॉन ट्रेडिशनल इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर हैव बीन यूज्ड बट ही पॉइंट्स आउट दैट देयर यूज हैज़ नॉट एडिड सिग्निफिकेंटली, कि जो हो रही हैं जो कैपिटल यूज़ हो रहा है वो सिग्निफिकेंटली उसमें कैपिटल जो है वो सिग्निफिकेंटली जो इसमें नहीं कर रहा कंट्रीब्यूट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में। उसकी वजह यह है कि जो कैपिटल है वो रफ फॉर्म में या इंक्लूड फॉर्म में यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से जो आप कहते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी MPP जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट ज़ीरो वैल्यू ऑफ लेबर, ये एक जो है वो जो आप कह सकते हैं कि अब देखिए ना कि लेबर हम ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में या एक सिंपल प्योर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि लेबर जो होता है और कैपिटल होता है, कैपिटल एक्चुअली लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, राइट। और ये एक स्किल्स डेवलपमेंट का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है कि जो लोग अक्सर प्योर इकोनॉमिक्स के एग्जांपल दी जाती है कि एक टीचर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है जब वो लैपटॉप का यूज़ करता है, जब वो मल्टीमीडिया का यूज़ करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल है उसने लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर दी। लेकिन एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कैपिटल जो है वो रफ फॉर्म में यूज़ हो रहा होता है और फार्मर खुद से जो है वो कैपिटल का अरेंजमेंट करता है। उसमें गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा सपोर्ट्स नहीं होती या एक वेल डेवलप्ड आप जो कहते हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है वो एग्रीकल्चर में इतनी एडवांस नहीं होती। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के हालांकि हमारे पाकिस्तान में डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर सब डिपार्टमेंट है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, लेकिन टेक्नोलॉजी बन कितनी रही है और फार्मर के हिसाब से कितनी बन रही है। यहाँ तक होता है कि कैपिटल सप्लाई जो होती है ये तो अब डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी करती है। आप समझते हैं कि क्या कंबाइन हार्वेस्टर जो अगर आप कहते हैं कि किसी शेखपुरा में या बलूचिस्तान में भी यूज़ हो सकता है, ऐसा नहीं है। शेखपुरा में या जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा कंबाइन हार्वेस्टर यूज़ तो हो सकता है, लेकिन जो सिंध या बलूचिस्तान के बड़े स्कैटर्ड एरिया हैं तो आप वहाँ पे कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो देना शुरू कर दें, राइट। तो इसका मतलब है कि वो कैपिटल वहाँ पे फुली यूटिलाइज नहीं होगा, राइट। और ये होता है, कहने का मकसद ये है कि कैपिटल सप्लाई जो है वो गवर्नमेंट बेशक फार्मर से पैसे लेकर करें, लेकिन डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट या कम से कम डिवीज़न टू डिवीज़न वो उसको उस हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलप करें। मैं वीट की एक वैरायटी बना लूँ, राइट, और मैं सप्लाई कर दूँ बलूचिस्तान को, राइट। ये तो देखना होगा कि ना कि वीट जो राइस की वैरायटी ख़ास तौर पे, मैं अगर राइस की वैरायटी मुझे क्लाइमेटिकल जोन और एग्रो क्लाइमेटिकल जोन जो है वो लाहौर के डिफरेंट है, शेखपुरा के जो है मोर और लेस डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द इन बलूचिस्तान और सिंध। तो एक ही चीज़ और एक ही वैरायटी डेवलप करके आप डिफरेंट जगहों पे ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से टेक्नोलॉजी भी डेवलप करनी चाहिए ताकि लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करे, फार्मर की प्रोडक्टिविटी। और यही मिलर का पॉइंट था कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अगर एग्रीकल्चर को अगर प्रमोट करना है तो टेक्नोलॉजी को सही फॉर्म में और अच्छे तरीके से और डेवलप्ड करके जो है फार्मर तक पहुंचाना चाहिए ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करे, राइट। तो ये पॉइंट हो गया। इसके बाद मिलर फील्स दैट वाइल ऑन द स्मॉल फार्म अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्क्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट मे एग्जिस्ट ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ज़ीरो वैल्यू ऑफ लेबर, जो हमने MPP इज इक्वल टू ज़ीरो कहा है।
Unemployment exists on the other hand on large farms. Underemployment exists some other reasons. According to the Miller, pattern of consumption in agriculture is rather rigid. और एक और इसका सबसे बड़ा पॉइंट था, इसने कहा था कि एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में जो कंजम्पशन पैटर्न है ये बड़ा रिजिड होता है, ये बड़ा बल्कि रिजिड ऑफ रिजिड होता है, ये बड़ा कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता कंजम्पशन पैटर्न लोगों का फार्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के अंदर। और यहाँ तक कि ये तो बड़ी मुश्किल से इन चीज़ों को चेंज करते हैं अपनी इनपुट्स को। एज ऑन लार्ज फार्म्स इनकम इज़ लाइकली टू बी मोर than what is needed to meet the requirement of rigid consumption pattern. The amount produced on such farm, the amount of labor to be used not to be decreased. मतलब कहने का ये है कि चाहे वो बड़े फार्म भी है, वो भी मतलब अगर उनकी इनकम हायर होती है तो वो रिजिड कंजम्पशन पैटर्न की वजह से होती है। तो ये उसका पॉइंट था कि डिस्क्रीज नहीं होती, और इसको इसने कैसे प्रूव किया वो हम आगे देखते हैं। मिलर प्रूफ ऑफ द मिलर थीसिस, उसने दो चीज़ों से इसको प्रूव किया, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और एसओ यूटिलिटी मैप। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसने इसको डिफाइन किया, दिस कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल आउटपुट ऑन अ गिवन फार्म एंड द अमाउंट ऑफ लेबर यूज टू प्रोड्यूस दैट आउटपुट, राइट। इन अदर वर्ड्स इट इज टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व in value terms with labor as a independent variable। और इसने जब इसको कहा कि टोटल, ये एक वैल्यू टर्म में होती है, फिजिकल टर्म में नहीं, एक वैल्यू टर्म में होती है। और ये क्या है कि इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो लेबर होती है, और जो हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के दो चीज़ों से, एक चीज़ से हम दो जो आउटपुट है हमारी आउटपुट, हम कौन सी चीज़ जो है, एक हमारे पास इनपुट बंडल है, हम उससे डिफेंस, जो बेसिकली आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि हम उससे क्या करना है, क्या हमने डिफेंस की तरफ जाना है या बटर की तरफ जाना है। तो बटर और गन्स के दरमियान जो उनकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जो 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 बहुत आउटवर्ड होती है, राइट, उसमें हम यही देखते हैं कि हमारे पास एक इनपुट है, उससे हमने गन्स प्रोड्यूस करनी है या हमने बटर, यानी गन्स आपकी जो प्योर माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि गन्स कितनी प्रोड्यूस करनी है और हमने बटर कितना प्रोड्यूस करना है, और उस हिसाब से हम एक ऑप्टिमल एक बंडल जो है, बंडल ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं एक बाय द गिवन इनपुट बंडल। इससे हम जो है वो देखते हैं कि ऑप्टिमल हमने कितना बटर प्रोड्यूस करना है और कितना हमने गन्स प्रोड्यूस करनी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उसने कहा था कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है विद रिगार्ड टू द एग्रीकल्चर, इट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल आउटपुट ऑन अ गिवन फार्म एंड द अमाउंट ऑफ लेबर यूज टू प्रोड्यूस दैट आउटपुट। इन अदर वर्ड इट इज टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व इन वैल्यू टर्म विद द लेबर एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और टोटल आउटपुट इन द कर्व हम आगे देखेंगे कि वो कौन सी कर्व है। However, is not shown purely in terms of the value of actual physical output। जो हमने TPP की बात करते हैं तो वो it's not shown purely in term of physical agriculture output। It's rather in terms of value of combination of agriculture output and non-agriculture goods and services that are exchanged for agriculture goods एट ईच लेवल ऑफ लेबर यूज़। कि हम एट ईच लेवल ऑफ लेबर, कि हमारा जितना भी हम लेबर सप्लाई कर रहे होते हैं, कि हमारा वो ट्रेड ऑफ होता है बिटवीन द एग्रीकल्चर आउटपुट एंड नॉन एग्रीकल्चर गुड्स एंड सर्विस, और जो हम अपनी लेबर के बदले में देते हैं। और फिर जो हमने पीछे पढ़ा है, एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट अप्लाइंग टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, दिस कर्व बिकम्स फ्लैट। और वो फ्लैट कर्व जो हम जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है तो वो हम कहते हैं कि ये एक सबसिस्टेंस लेवल है। द अल्टीमेटली द कर्व, राइट, अल्टीमेटली द कर्व बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट दैट पॉइंट। ये हम पॉइंट्स जो है वो आगे फिगर में देखेंगे,
वेयर द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बिकम्स इक्वल टू ज़ीरो। और इस पॉइंट्स पे उसने कहा था कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इक्वल टू ज़ीरो होती है, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जो कर्वेचर होता है, राइट, टर्निंग पॉइंट होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज़ वैलिड टू फॉर ऑल फार्म। और इसने इसको जनरलाइज किया कि सारे साइजेस ऑफ फार्म्स के लिए ये सेम होता है, वो कर्वेचर और वो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो होता है वो सारे फार्म्स के लिए सेम होता है। द टोटल आउटपुट इन एग्रीकल्चर कर्व हाउएवर इज नॉट शोन एक्सेप्ट इट्स वैल्यू एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न सेट्स द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। Ultimately, curves become parallel to x-axis at that point where MPPL इक्वल टू ज़ीरो। और ये पॉइंट होता है जहाँ पे हम कहते हैं कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, और ये क्या होता है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे मार्जिन प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती है। द ओनली डिफरेंस विल बी दैट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल बी हायर फॉर लार्जर फार्म, कि उसने कहा था कर्वेचर तो सेम होता है लेकिन बड़े फार्म्स के लिए वो ज़रा हायर होता है और स्मॉल फार्म्स के लिए लोअर होता है, राइट। इसको हम डायग्राम में देखते हैं, थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो गया पिछली दो स्लाइड्स। इसको हम डायग्राम में देखें तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है जो YOS, ये वो सबसिस्टेंस लेवल है, AB, ये वो सबसिस्टेंस लेवल है कि ये वो इनकम है जो मेयर नेसेसिटीज़ को मीट करने के लिए यूज़ करता है फार्मर अपनी ओन कंजम्पशन के लिए। इन डायग्राम, ये जो डायग्राम में कर्व नज़र आ रही है आपको, कर्व्स A to G, जो A से लेकर G तक जो नज़र आ रही है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स है। ऑल ऑफ देन स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन C इन द डायरेक्शन ऑफ CO। ये CO डायरेक्शन से A से लेकर G तक ये आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स है, राइट। और एक्सिस CO, जो नीचे आपको CO नज़र आ रहा है, ये मैन टाइम को शो करता है। यानी कि अब यहाँ पे देखिए, अभी मैं सिर्फ प्रोडक्शन ABCDEFG की बात कर रहा हूँ और ये जो एक्स एक्सिस पे मैन टाइम है, यानी कि अगर अगर C पे है तो उसने फार्मर ने अपना सारा टाइम जो है वो फार्मिंग के अंदर दिया, और जितना C से हटता जाएगा वो लेयर टाइम को अवेल करता जाएगा। और ये जो चीज़ आती है ये आपको इंडिफरेंस कर्व या यूटिलिटी की तरफ लेकर जाती है, राइट। लेकिन अगर हम मैन टाइम और मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज के वो जो एग्रीकल्चर को देता है टाइम, उसके बदले में आउटपुट को एक्सचेंज नॉन आउटपुट के साथ करता है, तो वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को ओरिजिनेट करता है, राइट, मैन टाइम में और मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज में, राइट। तो अगर हम अगर हम O की तरफ आएंगे तो ये सारे का सारा टाइम लेयर टाइम होगा अगर O पे ऊपर होगा। तो ऐसे फार्मर आपको नज़र आते हैं जो 6 महीने के बाद फार्म पे जाते हैं या हर महीने के बाद जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो वेरी क्लोज टू O है, वो लेयर टाइम को ज़्यादा अवेल करते हैं एज़ कम्पेयर टू वर्क टाइम। अच्छा, इसमें यह भी एक चीज़ नज़र आती है कि जो आपका वो जब अगर लेबर निकलेगी, लेट्स से कि वो O से थोड़ा सा दूर है लेकिन C से बहुत ज़्यादा दूर है, O के नज़दीक है, यानी कि वो लेयर टाइम को बहुत ज़्यादा अवेल कर रहा है, ठीक है ना, या वो कहीं दरमियान में है, O और C के दरमियान में है फार्मर, यानी कि वो 3 घंटे डेली फार्मिंग को देता है। अब अगर इसमें से लेबर जो है वो निकल जाएगी तो उसकी या एग्रीकल्चर आउटपुट प्राइजेस के इंक्रीज़ करने से या मतलब वहाँ से लेबर के मूव करने से जब उसकी इनकम इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि अब सेम पहले 40 मन जो थी या एक एकड़ से वो 40 मन गंदम ले रहे हैं, 40 मन वो राइस ले रहे हैं, और उनको इनकम जो है आप कह लें कि 10-10 हज़ार मंथली आ रही है दोनों को, ठीक है ना। अगर एवरेज 1 साल की निकाल लें, अगर एक वहाँ से फार्मर निकल जाता है तो क्या होगा, पीछे फार्मर के लिए 20,000 इनकम बच जाएगी।
अब वो ज़्यादा लेयर, जब लोगों की इनकम इंक्रीज करती है ड्यू टू इनकम इफेक्ट, तो वो इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आप आगे भी देखेंगे, तो वो क्या करेंगे, लेयर टाइम ज़्यादा अवेल करेंगे, तो इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर की आउटपुट रिड्यूस कर जाएगी, राइट। और जो दूसरा पॉइंट है जो हम ये बात कर रहे हैं कि जब दो चीज़ों के दरमियान जो मैन टाइम या वो लेयर टाइम के दरमियान सब्स्टिट्यूशन है, जो यहाँ से इंडिफरेंस कर्व या यूटिलिटी मैप के कंसेप्ट को ओरिजिनेट करता है, जो टी से लेकर TVWXYZ, ये वो इंडिफरेंस कर्व मैप है या यूटिलिटी कर्व्स हैं, राइट। और ये दो के दरमियान कौन से हैं, मैन टाइम और लेयर टाइम। द अदर टूल दैट मिलर यू, पहला तो हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से कर लिया, दूसरा उसने कहा था कि इन चीज़ों के दरमियान जो हमने अभी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताई है, द अदर टूल दैट मिलर यूज टू शो दैट लेबर इज अंडर इम्प्लाइड ऑन लार्ज फार्म इज द SO utility curve. It's just like an indifference curves with as O as the origin, a curve that shows at each point the same amount of satisfaction from two commodities. अब यहाँ पे टू commodities कौन सी है इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से, वन द गुड्स एंड सर्विसेज एंड अदर लेयर टाइम, राइट। और ये जो है, इफ अ फार्मर वांट्स टू मोर ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस ही विल हैव टू हैव सो लेस ऑफ लेयर टाइम। अगर उसने ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज को लेना है तो उसको अपना लेयर टाइम रिड्यूस करना होगा, राइट, एंड पुट इन सो मच मोर वर्क दैट ही गेट्स द सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। लेकिन इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस कर्व के ऊपर हम यूटिलिटी कर्व के ऊपर हम कहते हैं यूटिलिटी रिमेन सेम, यूटिलिटी सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। और ये वो पॉइंट है जब हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व के ऊपर क्या होता है या यूटिलिटी कर्व के ऊपर क्या होता है कि वहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल या यूटिलिटी सेम रहती है। तो जब वो उन दोनों के दरमियान सब्स्टिट्यूट करता है लेबर टाइम, लेयर टाइम और गुड्स एंड सर्विसेज के, यानी कि जो मैन टाइम दे रहा है, जो वो एग्रीकल्चर को टाइम दे रहा है और उसकी वजह से एग्रीकल्चर आउटपुट आ रही है उसको, राइट। और इन दोनों के दरमियान जिसे हम मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, और ये सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसको सेम देता है। A curve showing all such combination of goods and services on one hand and layer on the other hand, which give him the same satisfaction, is called SO utility curve. SO utility curve क्या होती है, जहाँ पे utility same रहे। इस ये just like a indifference curve. The rigid consumption pattern of the farmer affect the shape of SO utility curve. SO यूटिलिटी कर्व का जो फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करता है वो उसका कंजम्पशन पैटर्न है, राइट। अगर वो उसका कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो जाए तो उस हिसाब से ये जो यूटिलिटी कर्व है वो चेंज होगी। जैसे हमने डिफरेंस कर्व्स के हम कहते हैं वो कैसे पीयर प्रेशर से वो अफेक्ट होती है, वो फैमिली स्टेटस से अफेक्ट होती है, वो प्राइजेस से अफेक्ट होती है। लेकिन जो एसओ यूटिलिटी फार्मिंग के अंदर है वो कहाँ कैसे अफेक्ट होती है, फार्मिंग के कंजम्पशन पैटर्न से, बिहेवियर से, राइट। ये हमारी ग्राफ को हमने एक डिटेल से रीड कर लिया, इसको हम देखते हैं कि आगे यूटिलिटी मैप, ये अभी हमने ग्राफ के ज़रिए बात कर ली है। जस्ट एज देयर इज़ अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, देयर इज़ आल्सो अ सेट ऑफ एसओ यूटिलिटी कर्व, ईच हायर कर्व इंडिकेट अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कि जो आपकी जो T से लेकर Z तक है डायग्राम के अंदर, और वो आपके जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो हायर यूटिलिटी लेवल देती है कि अगर उसने कंजम्पशन पैटर्न चेंज कर लिया, होता बहुत रिजिड है ये, राइट। ये जो कंजम्पशन पैटर्न फार्मर का बड़ा रिजिड होता है, अगर ये उसके बिहेवियर इसकी वजह से चेंज होता है तो ये चेंज होती है। और यही वजह है हम कहते हैं जिस तरह इंडिफरेंस कर्व मैप होती है इसी तरह फार्मर को भी एसओ यूटिलिटी कर्व जो है इसको एसओ यूटिलिटी मैप कहते हैं। और ये मैप शो करता है कि जो हायर पॉइंट पे है वो हायर यूटिलिटी देता है, नीचे वाले से उसकी यूटिलिटी हायर है। कर्व T to Z इन द डायग्राम 1 जो हमने देखी है शो अ पार्ट ऑफ एसओ यूटिलिटी मैप। This map is considered to the same for each farmer.
और ये सारे फार्मर्स के लिए डिफरेंट होता है। लार्ज फार्म के ज़रा हायर होता है और स्मॉल फार्मिंग के लिए ज़रा लोअर होता है। मैप लेकिन सेम होता है। मैप के अंदर कुछ हायर के ऊपर होता है, जिस तरह यूटिलिटी मैप हमने आप लोगों ने ट्रेडिशनल माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि यूटिलिटी मैप होता है हायर इंडिफरेंस कर्व। अब कोई बंदा हायर इंडिफरेंस कर्व जिसकी इनकम ज़्यादा है, जिसका लार्ज फार्मर है, लार्ज फार्म है, जिसकी बहुत ज़्यादा एकड़ ज़मीन है, वो हायर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है। जिसका एक होगा वो ज़रा नीचे होगा। तो ये चीज़ें जो है जो एक सेम यूटिलिटी मैप के ऊपर, लेकिन ये मैप सब के लिए सेम होता है, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में इक्विलिब्रियम कैसे होता है, राइट। इसके जो है हम आगे जो है वो एक दो लेक्चर्स में बात करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ लेबर यूज़ क्या होती है। और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ लेबर यूज़ कि इससे पहले इक्विलिब्रियम कैसे, लेबर यूज़ का इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ लेबर यूज़ बिफोर वी फॉलो मिलर टू फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ लेबर यूज़ ऑन लार्ज फार्म वी मे रेफर टू 3 टाइप्स ऑफ इनकम लेवल्स एज डिस्टिंग्विश्ड बाय मिलर। दीज आर, अच्छा वो कौन से हैं, हम इसके बाद बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ लेबर क्या होती है। लेकिन इससे पहले देखना होगा कि फार्मर की जो वो हमने बात पहले कर चुके हैं उसको ज़रा हम कैटेगराइज कर लें क्या होती है कि वो इनकम फार्मर्स की क्या होती हैं। लेवल विच इंश्योर्स ओनली द मिनिमम फूड क्लोथिंग शेल्टर एंड अदर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ह्यूमन लाइफ। और उसका यानी कि पहली इनकम क्या है, वो OYO है। इन द डायग्राम शोज दिस लेवल कि पहली इनकम क्या है, लेवल विच इंश्योर्स ओनली मिनिमम फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर एंड अदर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ह्यूमन लाइफ, OYO है। ये हम पीछे जाके डायग्राम में देखें, अगर ये देखिए OYO जो आपको एक्स एक्सिस के ऊपर नज़र आ रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, OYO जो है ये सबसिस्टेंस लेवल है, राइट। ये सबसिस्टेंस लेवल है, ठीक है। जिस और सबसिस्टेंस लेवल क्या होता है, जहाँ पे मिनिमम फूड फार्मर क्लोथिंग शेल्टर और अदर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ वो गेट करता है। और दूसरा जो पूरा वाई एक्सिस है उस ग्राफ में जाके देखें, OY जो है ये कल्चरली डिफाइंड सबसिस्टेंस लेवल है। OY इंडिकेट दिस लेवल इन दिस डायग्राम, जो हमने पीछे डायग्राम देखी है ये वो चीज़ है, राइट। OY जो कल्चरली डिफाइंड एज ए होल फॉर द सोसाइटी, एज ए होल फॉर द सोसाइटी जो हमने देखी है। और ये कल्चरली डिफाइंड क्या है कि अकॉर्डिंग टू द मिलर इन अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर OY शुड इंडिकेट द मैक्सिमम लेवल ऑफ इनकम विच अ फार्मर कैन इंस्पायर फॉर। कि ये कल्चरली डिफाइंड क्या होती है कि वो मैक्सिमम अमाउंट एज ए होल इन फार्मिंग कम्युनिटी, ये मैक्सिमम लेवल ऑफ इनकम विच अ फार्मर कैन इंस्पायर फॉर, ये OY जो है ये तो हो गया वो अपने घर के लिए, अब सबसिस्टेंस लेवल के लिए यूज़ करता है OYO। लेकिन जो पूरी OY है ये वो है जो फार्मर अस्पायर फॉर, जो फार्मर मैक्सिमम गेट कर सकता है, एग्रीकल्चर आउटपुट जो गेट कर सकता है, OY पूरा वाई एक्सिस। और इसके बियॉन्ड जो होती है OY के बाद वो नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर आउटपुट होती है, वो टेक्सटाइल और दूसरी नॉन एग्रीकल्चर आउटपुट्स जो हैं वो OY के बियॉन्ड वो होती है, जिससे वो चीज़ों को एक्सचेंज करता है। इनकम लेवल बियॉन्ड OY इज डीम्ड टू बी नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। It's the level which indicate the changing standard of living found in a dynamic non-traditional agriculture society, right। तो ये वो तीसरा लेवल है, इनकम लेवल है फार्मर का। ये 3 लेवल ऑफ इनकम है, ये पढ़ने बहुत ज़रूरी थे हमारी जब हमने इक्विलिब्रियम पढ़ना है, राइट। तो ये हमारे पास आ जाता है जो हमने सारा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर फेज़ 1 की जो बात की, ठीक है। और किस तरह जो है एसओ यूटिलिटी मैप और इंडिफरेंस कर्व मैप्स के ज़रिए या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के ज़रिए फार्मर जो है वो गेट कर सकता है। और हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है, राइट। और ये एक वैसे अगर हम माइंड से बनाए कि जहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और इंडिफरेंस कर्व जहाँ पे टेंजेंट होंगे तो वो ऑप्टिमल लेवल ऑफ
लेबर यूज़ होगा या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ लेबर यूज़ होगा, राइट। थैंक यू वेरी मच क्लास। इसमें हमने 3 लेक्चर्स में ये चीज़ें रीड की हैं मिलर मॉडल की। आगे भी हम बात करेंगे। जो हमने मिलर मॉडल का फ़ेज़ 1 को थोड़ा सा आगे टच करेंगे। हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है। उस इक्विलिब्रियम के बाद जो है हम इसके फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 की तरफ जाएंगे और बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व को हम पढ़ेंगे कि किस तरह की सप्लाई कर्व जो है एग्रीकल्चर की होती है। इसको हमने मिलर मॉडल थोड़ा सा है लेकिन वो डायग्राम बड़ी सिंपल सी है और ये स्लाइड्स भी आप कह सकते हैं कि एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसके अलावा भी आपके गूगल क्लासरूम में मैं वो आपको दे दूँगा जो इसके बैक पे जो भी जहाँ से मटेरियल लिया गया है, जिन बुक से ये मटेरियल लिया गया है वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएगी, इसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम कोरोना। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।